हिमालय की विशाल चोटियों के ठीक नीचे, जहां बादलों का घर था, वहां नीलगुंज नाम का एक छोटा सा गांव बसा था। यह गांव बाहर से देखने में जितना शांत और मनोहर था, इसके जंगलों में उतने ही गहरे रहस्य दबे हुए थे। इस गांव की ऊबड़-खाबड़ गलियों के अंत में एक पुरानी मिट्टी की झोपड़ी थी। वहां रहता था आर्यन। 19 साल का यह युवक कदकाठी में मजबूत था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक तलाश रहती थी। वह तलाश थी अपने पिता विक्रम की, जो 14 साल पहले एक बर्फीली रात को जंगल की ओर गए और फिर कभी नहीं लौटे। आर्यन के पास यादों के नाम पर सिर्फ एक पुराना लकड़ी का खिलौना था, जिसे उसके पिता ने खुद तराशा था। उस सुबह आर्यन अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा अपनी पुरानी कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा था। तभी गांव के मुखिया गजानन वहां पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी सावित्री भी थी, जिनके हाथ में ताजा मक्खन और रोटियों की थाली थी। आर्यन बेटा, आज फिर भूखे पेट काम शुरू कर दिया। ले, पहले यह खा ले। सावित्री ने बड़े दुलार से कहा। आर्यन ने रुककर उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता तो थी, पर एक अजीब सा बोझ भी था। उसने धीरे से कहा, मौसी, आप और काका पिछले 14 सालों से मेरा पेट भर रहे हैं, लेकिन अब मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं और ज़्यादा आपके ऊपर निर्भर रहूं। मुझे शर्म आती है कि मैं जवान होकर भी आप लोगों की मेहनत की रोटी खा रहा हूं। पगले, हमने तुझे हमेशा अपना बेटा माना है और बेटा कभी बोझ नहीं होता, लेकिन मैं तेरे स्वाभिमान को भी समझता हूं। अगर तू वाकई कुछ करना चाहता है तो वक्त आ गया है कि तू उस सीमा को पार करे जहां जाने से लोग डरते हैं। गजानन ने दूर दिख रहे एक काले घने पर्वत की ओर इशारा किया। वह काला पर्वत था। गांव के लोग कहते थे कि उस पर्वत पर साया रहता है, लेकिन वहां ऐसी जड़ी बूटियां और कीमती लकड़ियां मिलती हैं जिन्हें शहर के बाजारों में बेचकर कोई भी रातों रात अमीर बन सकता है। वहां जाना खतरे से खाली नहीं है आर्यन, लेकिन अगर तू संभल कर रहे तो वह पर्वत तुझे वह सब दे सकता है जिसका तू हकदार है। बस याद रखना, शिखर के पास एक पुरानी गुफा है, उसके पास कभी मत फटकना। आर्यन ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और दृढ़ निश्चय के साथ बोला, काका, मौत का डर मुझे मेरे पिता की आस से ज्यादा बड़ा नहीं लगता। मैं कल सुबह ही निकलूंगा। अगली सुबह जब ओस की बूंदें पत्तों पर जमी थी, आर्यन काले पर्वत की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ रहा था, हवा ठंडी और भारी होने लगी थी। पक्षियों की चहचहाहट कम हो गई थी और उसकी जगह एक अजीब सी सरसराहट ने ले ली थी। दोपहर होते होते आर्यन उस घने हिस्से में पहुंच गया जहां सूरज की रोशनी जमीन को नहीं छू पाती थी। तभी उसे एक मधुर और सम्मोहक संगीत सुनाई दिया। वह किसी इंसान की आवाज नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे हवा खुद गा रही हो। आर्यन मंत्रमुग्ध होकर उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। वह भूल गया कि काका ने उसे गुफा से दूर रहने को कहा था। झाड़ियों को हटाते ही उसके सामने एक अद्भुत नजारा था। एक ऊंचे पत्थर पर एक विशाल लाल तोता बैठा था। वह तोता कोई साधारण पक्षी नहीं लग रहा था। उसका आकार सामान्य से दोगुना था। जैसे ही आर्यन ने कदम आगे बढ़ाया, तोते ने अपने पंख फैलाए और एक गहरी इंसानी आवाज में बोला, रुको आर्यन, तुम्हारे कदम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां जाने की हिम्मत तुम्हारे पिता के सिवा आज तक किसी ने नहीं की। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम मेरा नाम जानते हो और मेरे पिता को भी? तोते ने अपनी गर्दन घुमाई और उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द उभरा। विक्रम, वह एक शूरवीर था। वह यहाँ किसी को बचाने आया था, पर खुद इस पहाड़ के रहस्यों में खो गया। मैं उसे जानता हूं, क्योंकि मैं भी कभी तुम्हारी तरह एक इंसान था, जिसे एक प्राचीन श्राप ने इस रूप में कैद कर दिया है। आर्यन का डर अब जिज्ञासा में बदल रहा था।
क्या मेरे पिता जीवित हैं? बताओ, कहाँ है वो? तोता धीरे से उड़ा और आर्यन के कंधे के पास आकर बोला, वह जीवित है, लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां तुम बिना मेरी मदद के नहीं पहुंच सकते। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे इस कैद से आजाद करना होगा। क्या तुम एक तोते की बात पर भरोसा करोगे, या अपने उन गांव वालों की जिन्होंने तुम्हें सालों तक सच से दूर रखा? आर्यन क्षमकश में पड़ गया। एक तरफ उसके पिता का प्रेम था और दूसरी तरफ वह अनजाना खतरा जिसकी चेतावनी गजानन काका ने दी थी। लेकिन उसके पिता के जीवित होने की उम्मीद ने उसके सारे डर को दबा दिया।